मिसोजिनिस्टिक, वायलेंट, क्रास, मॉरली बैंकरप्ट। कहीं जगहों पर इन शब्दों का यूज किया गया है इस फिल्म के लिए, तो कहीं पे आउटस्टैंडिंग, क्लासिक, पाथ ब्रेकिंग। जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने कोई रेवोल्यूशन सा लाया हो इंडियन सिनेमा में। रेवोल्यूशन का तो पता नहीं, पर एक तरीके का डिस्ट्रप्शन जरूर लाए हैं वो। और ये डिस्ट्रप्शन इंडियन सिनेमा और सोसाइटी के लिए अच्छी है या बुरी, मिसोजिनी और फेमिनिज्म जैसे टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखें। कुछ दिनों पहले मैंने मेरी पहली वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बात की थी रिग्रेसिव इंडियन सिनेमा की और कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ऐसा क्यों है। एनिमल ये मूवी पूरी तरह उस थियरी को रीइंफोर्स नहीं करती, इसलिए मैंने इस मूवी का जिक्र उस वीडियो में नहीं किया था। देखते हैं क्यों। पहले सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से इस फिल्म को देखते हैं। इस फिल्म के आने के पहले जब मैंने इस फिल्म के बारे में सुना था तो एक सिनेफाइल होने के कारण मैं बहुत एक्साइटेड था, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि संदीप रेड्डी वांगा इंडियन सिनेमा के क्वेंटिन टैरेंटिनो बनेंगे शायद। क्वेंटिन टैरेंटिनो हॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर हैं और उनका नाम दुनिया में बाकी महान फिल्म मेकर्स में शामिल होता है और वो मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। वो जाने जाते हैं अपनी फिल्मों में वायलेंस दिखाने के लिए। इसी वजह से मैं उत्तेजित था एनिमल फिल्म देखने के लिए, क्योंकि सुनने में आया था कि इसमें भी काफ़ी वायलेंस होगा और इंडियन सिनेमा में ऐसा वायलेंस पहले नहीं देखा गया। पर जब मैंने सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखी तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। एनिमल का रन टाइम क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्म्स की तरह सिमिलर था और फिल्म में वायलेंस की भी कोई कमी नहीं थी, पर सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग थी वो थी स्टोरी। टैरेंटिनो की फिल्मों में एक्शन या वायलेंस को ड्राइव करती है फिल्म की स्टोरी लाइन और ना ही उल्टा। एनिमल में वायलेंस दिखाने के लिए स्टोरी लिखी गई थी। पूरी फिल्म का क्रक्स पापा और बेटे के बीच की रिलेशनशिप को लेकर होना चाहिए था, पर 3.5 घंटे की फिल्म में भी पापा और बेटे के इस रिलेशन को बिल्ड ही नहीं होने दिया, जिस वजह से ये फिल्म पापा और बेटे के अलावा बाकी सब कुछ बन गई। संदीप के इस इंटरव्यू को देखिए। We look forward to seeing what you do next and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be in the next. Sandeep, surely that's not how you how you create as an artist. It's not that. I mean, I'm curious how these guys are going to react. Now, I don't hate them. I want to see how do they feel about my next film. I'm waiting on it, seriously, because somebody called it a violent film, so I was taken back. So we'll see. इस इंटरव्यू में बात हो रही है कबीर सिंह की, जिसे वायलेंट फिल्म का टैग दिया गया था। तो संदीप बोलते हैं कि अब वो क्रिटिक्स को दिखाएंगे कि वायलेंट फिल्म होती क्या है। अनुपमा संदीप को बोलती भी हैं कि इस वजह से तो फिल्म्स बनाना सही नहीं। पर यह साफ है कि संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल क्रिटिक्स को दिखाने के लिए बनाई। अब एक फिल्म की स्टोरी का आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, पर क्या यह सही है कि फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई जाए ताकि क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब मिले? मैं समझता हूं कि यह सिनेमा का एसेंस बिगाड़ती है। क्रिटिक्स का काम ही होता है किसी भी फिल्म को क्रिटिसाइज करना। अब इस चीज़ पर इमोशनल होकर फिल्म मेकर्स फिल्में बनाएं तो उनसे हम कंपेलिंग सिनेमा कैसे एक्सपेक्ट करें? अब संदीप एक टैलेंटेड फिल्म मेकर ज़रूर हैं, ये बात पता चलती है उनके चॉइस ऑफ म्यूजिक, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर से। पर सवाल ये है कि क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है? और मैं यहाँ मिसोजिनी या वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उनके सोर्स ऑफ पैशन की, जिसकी वजह से वो फिल्में बनाते हैं। कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है। अगर आप एक फिल्म स्टूडेंट हो तो आपने सिड फील्ड की लिखी गई स्क्रीन प्ले पढ़ी होगी शायद। इस किताब में स्क्रीन प्ले लिखने का एक गोल्डन रूल बताया गया है जो अरसों से हर फिल्म में मौजूद होता है। इसमें लिखा है, डायलॉग सर्व्स 2 बेसिक फंक्शंस इन द सीन, ईदर इट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड और इट रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर। पर संदीप ने एनिमल में इस पैटर्न को तोड़ दिया और बहुत सारे ऐसे सीन्स डाल दिए जो प्लॉट को ना आगे ले जाते हैं और ना ही कैरेक्टर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने भी इस इंटरव्यू में यही कहा। I suspect strongly Sandeep never took the story seriously. If you look at it, any of the context with the fight on the airstrip with Bobby, or this music video thing, or the song coming on the airstrip fight, to every time something is happening, he was more interested in the scenes between him and the wife, between his individual scenes of this sequence, that sequence. So, like a very great writer, I'm not sure I'm getting the name right, I think it's William Wyler. He basically said, no matter how good a scene there is, if it doesn't help the story progression, you shouldn't have it, which is something most people follow till today. But Sandeep just threw it out.
because I would think more than 30% of the film, the scenes have no meaning at all into the context of the story. अब इस वजह से ये फिल्म मुझे ड्रैग लगी। किसी रूल को तोड़ना गलत बात नहीं है, आर्ट का उद्देश्य ही यही होता है। पर उन एक्स्ट्रा मिनट्स में फिल्म का कोर स्ट्रेंथन किया जा सकता था पापा और बेटे के सीन्स को बढ़ाकर, तो फिल्म में दिखाई गई ब्लडशेड जस्टिफाइबल लगती। अब आते हैं मिसोजिनी पर। काफी लोगों ने कहा कि ये फिल्म बहुत मिसोजिनिस्टिक है। जावेद अख्तर ने इस फिल्म के बारे में कहा कि इफ देयर इज अ फिल्म इन विच अ मैन आस्क्स ए वुमन टू लिक हिज शू, और इफ अ मैन सेज इट इज ओके टू स्लैप अ वुमन एंड द फिल्म इज अ सुपर हिट, दैट इज डेंजरस। मतलब साफ शब्दों में वो ये कहते हैं कि अगर ऑडियंस को ऐसी फिल्में पसंद आती हैं जिसमें औरत को रिप्रेस्ड दिखाया गया है तो ये डेंजरस है। इसके जवाब में संदीप ने फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी मिर्ज़ापुर के डायलॉग्स को लेकर ये बोला कि क्या जावेद अख्तर ने अपने बेटे पर सवाल उठाए। ये क्लिप देखिए। When it comes to जावेद जी, मतलब मैं ये लगा, हम लोग भी डिस्कस किए थे, हम लोग सोचे थे कि didn't he tell the same thing to फरहान अख्तर when he was producing मिर्ज़ापुर? पूरा दुनिया भर में जितना गालियां है ना, वो मिर्ज़ापुर एक शो में है। और मैं पूरा शो भी नहीं देखा, पूरा देखा नहीं। आई हैव सीन सम 15 सीन्स इन द यूट्यूब आता ना 2-2 मिनट का, वो देख के लगा। और वो चीज़ जब तेलुगु में ट्रांसलेट हुआ है डबिंग, अगर वो देखोगे ना, देन यू विल रियली फील लाइक प्यूकिंग इफ यू रियली अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ हिंदी टू तेलुगु डायलॉग। ये लोग बोल रहे हैं मेरे को देख के आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप, ये सब नाटक है सब। तो उधर करो ना जाके। व्हाई इज ही नॉट चेकिंग हिज सन्स वर्क? हमें इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा डीप डाइव करना चाहिए। जब जावेद अख्तर ने कहा कि ये डेंजरस है, तो ये डेंजरस किसके लिए है? उनके लिए नहीं, डेंजरस है मेरे लिए, आपके लिए और इंडियन सोसाइटी के लिए। बताता हूँ कैसे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें। जहां हम आए दिन मीडिया में छेड़छाड़, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और खुलेआम मर्डर की खबरें सुनते हैं, तो क्या हम सभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इंडिया सच में औरतों के लिए सेफ नहीं है? हमें डिनायल में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने किसी भी फीमेल फ्रेंड या रिलेटिव को पूछें तो वो आपको खुद बताएंगी कि वो कितना सेफ फील करती हैं। अब इस एनवायरनमेंट में रणविजय के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करना डेंजरस क्यों है? पहले ये सेगमेंट देखिए। You don't think somewhere it'll give permission to men to say it's okay to go and kiss a woman without even asking, like, and the first time you meet and he says कि nobody, किसी ने नहीं देखा. You don't think that it can have that sort of, implication? No. I grew up watching Gang Leader, Garana Mogudu, Parinda, Ramlakhan, Teza, and me and my brother never became gangsters after watching Parinda. Of course. No, of course. Same thing. इसमें अनुपमा संदीप को पूछती हैं कि क्या कबीर सिंह का कैरेक्टर लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो संदीप कहते हैं कि गैंगस्टर वाली फिल्में देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता। बिल्कुल सही बात है, गैंगस्टर वाली फिल्में देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बनता, और जो मिसोजिनिस्टिक नहीं है वो भी शायद मिसोजिनिस्टिक ना बने। पर जो ऑलरेडी मिसोजिनिस्टिक है, क्या उसको एनकरेजमेंट नहीं मिल जाती खुद के जैसे लोगों की ग्लोरिफिकेशन देखकर? मैं समझता हूं कि रणविजय का कैरेक्टर ऐसे मर्दों को प्रभावित करता है जिनकी सोच ऑलरेडी बहुत पुरानी और मिसोजिनिस्टिक है। फिल्म सुपरहिट सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ नया कर दिया। फिल्म सुपरहिट इसलिए भी हुई क्योंकि रणविजय के कैरेक्टर ने वो सब कहा और किया जो शायद बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सुनना और देखना पसंद करते हैं। इस चीज को आशुतोष राणा ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो हीरो या विलेन, हीरो टू बी और नॉट टू बी के द्वंद में जूझता रहता है। बिल्कुल। और विलेन जो होता है वो जो सोच रहा होता है वही कर रहा होता है। तो जो फॉलोइंग है वो कॉन्फिडेंस की फॉलोइंग होती है, हीरो विलेन की नहीं होती। क्यों? क्योंकि समाज जो है वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का पक्षधर होता है। तो अगर जिस भी हीरो के अंदर वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होगा, जो टू बी और नॉट टू बी में नहीं फंसा रहेगा, वो जो सोच रहा है वो कर रहा है, आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं नायक ही नहीं ईश्वर बन जाता है। क्या बात। और रही बात मिर्जापुर में गालियों की, तो हम सब ये एग्री कर सकते हैं कि गालियां कुलों के लिए दी जाती हैं। मतलब कि गालियों को कोई भी उनके लिटिल मीनिंग में नहीं लेता। गालियां हर इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए दी जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई चीज़ जो लिटरली बोली जाती है, जैसे जूते लिक करना, और जो चीज़ें कोलोकियली बोली जाती हैं, उन्हें कंपेयर करना एप्पल्स टू ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा है, और इसलिए संदीप का ये आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाता है। अनुपमा वाले इंटरव्यू में संदीप ने यह भी कहा था कि अगर किसी रिलेशनशिप में लड़का और लड़की एक दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकते तो उसमें वो कोई इमोशन नहीं देखते।
अब ये बात सुनकर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सोचना कि ये थॉट डोमेस्टिक वायलेंस को एडवोकेट नहीं करती, पर उन पे उंगली उठाने के बदले हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सोच आती कहाँ से है। मैं समझता हूँ क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा पहले एक तेलुगु डायरेक्टर है, उनकी सोच तेलुगु सिनेमा या सोसाइटी से शेप हुई है। तेलुगु सिनेमा में आज भी ऐसी फिल्में बनती हैं जहां पर औरत सिर्फ एक आई कैंडी होती है और हीरो उसको अपनी पोजेशन मानता है। राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यही कहा और एक बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर के बारे में भी कुछ कहा। ये देखिए। One industry I've struggled the most with is Telugu. Okay. That industry is so patriarchal and so sort of male dominant, male chauvinist. I mean, it's unbearable, you know, the way women are treated, and even their part in the films is like my man is the god, Right. and on set you're treated like this 1/3 some person, and the actor, they don't even ask the actors anything because you know the actor's mood right now is like he wants to have. Was set and I was lying there, and then the actor walks in. Everything is set and we've been rehearsing. And he walks in and I don't even know him, and he starts tickling my feet. What? And yeah, and he और यही रीजन है कि संदीप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि अर्जुन रेड्डी को तेलुगु में उतना क्रिटिसिज्म नहीं मिला जितना बॉलीवुड में कबीर सिंह को मिला। इससे साफ पता चलता है कि तेलुगु और बॉलीवुड की फिल्मों में डिफरेंस है। बॉलीवुड में बहुत सालों के बाद महिलाओं के लिए और उनको लीड में लेकर अच्छी फिल्में बनने लगी थी, और फिर आ गई कबीर सिंह जो फिर से हमें 80s और 90s के रिग्रेसिव सिनेमा वाले दौर में ले गई। और इतने साल से बॉलीवुड में जो पेट्रियार्कल एलिमेंट्स तोड़ने में मेहनत लगी थी वो सारी चली गई पानी में। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ऐसी फिल्में बन रही हैं। हमें इस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए कि ऐसी फिल्में सुपरहिट क्यों हो रही हैं। अगर यही फिल्म ट्रांसलेट करके किसी और प्रोग्रेसिव देश में दिखाई जाए तो ये फिल्म शायद 2 दिन भी ना चले। मतलब शायद ये फिल्म कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का रियलिटी झलकाता है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक और रीज़न है। पिछले 2-3 सालों से अल्फा मेल, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, असर्टिव डोमिनेंस, मैस्कुलिनिटी, ये सारी बातें सडनली ज़्यादा चर्चा में आने लगी हैं। इन बातों का एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन चुका है और आए दिन कोई ना कोई इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता है, इसलिए क्योंकि ये चलती हैं। पर ऐसा अभी जाकर क्यों हुआ है? आप शायद सोचेंगे कि इसका कारण फेमिनिज्म है, पर फेमिनिज्म मूवमेंट तो काफ़ी साल से चलती आ रही है, पर अब ऐसा क्या हो गया कि एक जेंडर वॉर सी बन चुकी है? मैं समझता हूं इसके पीछे का कारण फेमिनिज्म नहीं, स्यूडो फेमिनिज्म है। मतलब फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर फैलाई गई गलत बातें। फेमिनिज्म का असली मतलब भूलकर कई स्यूडो फेमिनिस्ट्स ने इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सप्लॉइट किया है। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर प्ले करता है एनिमल जैसी फिल्में चलने के लिए। स्यूडो फेमिनिज्म से तंग आकर फ्रस्ट्रेटेड मेल्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कोई भी रेड पिल वाली बातें करने वाले कंटेंट हिट हो रहे हैं। इस मेल डेमोग्राफिक को वैलिडेशन मिलती है रणविजय जैसे कैरेक्टर से। हमें यह समझना जरूरी है कि जितनी डेंजरस मिसोजिनी है उतनी ही डेंजरस स्यूडो फेमिनिज्म भी, और हमें दोनों को ही डिमोट करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली अल्फा को दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो एक अल्फा है, वो बस होते हैं। और एक असली फेमिनिस्ट को मेल हेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो बस सही चीज़ों को एम्पावर करने में रुचि रखते हैं। और इसीलिए मैंने एनिमल का जिक्र उस वीडियो में नहीं किया था, क्योंकि इस फिल्म को माइंडलेस एंटरटेनमेंट बोलना सही नहीं होगा। क्या फिल्म का प्रोटैगनिस्ट प्रॉब्लमैटिक है? बिल्कुल। इंडिया जैसे देश के लिए जो अभी भी काफ़ी हद तक पेट्रियार्कल है, क्या उसमें ऐसी ग्लोरिफिकेशन दिखाना सही है? शायद नहीं। पर क्या फिल्म में कोई मैसेज नहीं है? ज़रूर है, और ये हम डिनाई नहीं कर सकते। रणविजय अंत में सब कुछ खो देता है और अकेला हो जाता है, पर यह मैसेज फिल्म के बाकी एलिमेंट्स के नीचे दबी रह गई। अगर इसके मेकर्स ने इस पर और थोड़ा इलैबोरेट किया होता तो शायद ज़्यादा लोग एंटरटेन होकर भी एक पावरफुल मैसेज अपने साथ घर ले जाते। स्टोरी और मैसेज पर यह फिल्म कम पड़ गई। आपकी क्या राय है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट्स में बताएं। क्योंकि एनिमल एक रिवेंज स्टोरी पर बेस्ड है, आज का रिकमेंडेशन है आई सॉ द डेविल। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है और इस मूवी का एंड आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा। तब तक ऐसी ही फिल्में और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।